प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने संपूर्ण इकाई से, ठीक है, संपूर्ण इकाई से इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं। ये 60 प्रश्नों में किसका दम है? 100 प्रश्नों का दम है, ठीक है। बिल्कुल आप वीडियो के साथ बने रहें और आप देखें कि वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। मैंने कहा कि 60 प्रश्नों में ही 100 प्रश्नों का दम है, बिल्कुल सही बात है। आपको चारों ऑप्शनों को देखते चलना है, ठीक है। राइट आंसर तो देखना ही है, साथ में चारों ऑप्शनों को भी देखते चले जाना है। प्रश्न इतने बेहतरीन लिए गए हैं कि जैसा एनटीए के द्वारा एग्जाम में पूछा जाता है और जो प्रश्न आने के चांस हैं, जिस तरह का आपको तैयार करना है इस समय, ठीक है, परीक्षा का लेवल जैसा होना चाहिए उस तरह का मॉक टेस्ट में लेकर आई हूँ। इन प्रश्नों का जिक्र फ्रेंड्स मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं हो सकता है वो अवगत ना हो इनसे, तो मैं चाहती हूँ कि वीडियो को देखें और पॉज करें। और 60 में से क्या 50 उन्होंने सही किए हैं, है ना। 60 में से 50 सभी को सही करने हैं, ठीक है, सभी को 50 प्रश्न सही करने ही करने हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा देखो आ गया है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताइए। अब जैसे ही आता है आप वीडियो को पॉज कर लिया करें, ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लिया करें मेरे आंसर चूज न करने से पहले ही। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है बी नंबर हमारा करेक्ट है ना। पहले पाल प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि व्यंजना शक्ति का कार्य है क्या, क्या कार्य है ना। तो इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि आपको अपनी दृष्टि इतनी प्रखर रखनी है कि जैसे ही प्रश्न सामने आता है आपको वीडियो पॉज करके मेरे आंसर का इंतजार नहीं करना है ना। पहले जल्दी से अपना आंसर चूज करके कॉपी में लिखना है कि दूसरे का आंसर आपने क्या लगाया, बी लगाया, डी लगाया, सी लगाया, जो भी लगाया है ना, जल्दी से ये करना है। इससे आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि आपकी तैयारी कैसी है। तो बेहतरीन के प्रश्नों के साथ बिल्कुल बने रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे सभी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इसका हमारा करेक्ट आंसर है डी नंबर, मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। आगे फिर देख लेते हैं। प्रश्न आता है धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। तो करेक्ट आंसर हमारा है स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड्स की देखो, जिस जिस टाइप के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ये 2013 में जो पूछा गया, 2020 में 13 नवंबर को जो पूछा गया प्रश्न है, उस पैटर्न पर मैंने इस प्रश्न को बनाया है। काफी मेहनत मैंने इस पर की थी। तो ये प्रश्न आपके सामने फिर से मैं रख रही हूँ कि आपको कहीं भूल तो नहीं गए आप कि क्या चीजें आपको पढ़नी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भटक रहे हो और फिर से आपने कोई दूसरा रास्ता पकड़ लिया है ना। जो चीजें इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो चीजें बार बार पूछी जा रही हैं उनसे रिलेटेड पढ़ना है ना। जैसे पीवाईक्यू आप कर रहे हैं तो पीवाईक्यू के चारों ऑप्शनों पर आपको विशेष नजर रखनी है। प्रश्न आता है स्थापना दिया है कि दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है। तर्क दिया है कि सहानुभूति स्वानुभूति के स्तर तक नहीं पहुंच सकती। तो इसका जो करेक्ट है वो 4 नंबर का दोनों ही करेक्ट है ना, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न बनता है कि काव्यानुभूति की जटिलता चित्त वृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किस आलोचक का है। तो इसका आंसर उम्मीद करती हूँ कि आपने लगा ही लिया होगा क्योंकि ये पीवाईक्यू है, ठीक है, ये पीवाईक्यू है। अब कोई क्या मुझे बता सकता है कि ये कब पूछा गया था। ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूजीसी नेट का। क्या मुझे बता सकते हैं कि ये कब पूछा गया था, है ना। आज कर्सर थोड़ा कम काम कर रहा है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है 5 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है, आचार्य शुक्ल, है ना। आचार्य शुक्ल है, लेकिन पूछा कब गया था ये पूछ रही हूँ, ठीक है। आगे प्रश्न बनता है कि लोनजाइनस के अनुसार उदांत का प्रमुख स्रोत क्या है, बताना है आपको। तो करेक्ट आंसर ए है विचार। अगला प्रश्न फिर आता है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी यह किस नाटक की पंक्ति है ना। देखो प्रश्नों का पैटर्न भी आपको याद रखना है, किस किस के पैटर्न के प्रश्न बन सकते हैं। तो आज की वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं फ्रेंड्स, है ना। वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहें और बड़े ध्यान से देखें कि प्रश्न का पैटर्न टाइप क्या है और किस किस ऑप्शन में किस किस को लिया जा रहा है, ठीक है। जिनको लिया जा रहा है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर है डी नंबर, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह पंक्ति किसका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी नंबर करेक्ट है, बालकृष्ण भट्ट। आगे फिर हमारा प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित रचनाओं का असंगत युग्म आपको चयन करना है ना। मैंने कहा कि वीडियो को पॉज कर लिया करें फ्रेंड्स, अपना आंसर चूज करके रख लें, इसके बाद मेरे आंसर को आप देखें। हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर देखो बी नंबर हमारा करेक्ट है,
यमुना के प्रति केदारनाथ सिंह का नहीं बल्कि केदारनाथ अग्रवाल का है ना। बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे फिर देख लेते हैं। प्रश्न बनता है, देखो एक ये प्रश्न आएगा, ठीक है, ये प्रश्न जरूर पक्का पूछा जाता है इस टाइप का प्रश्न, भले ही वहां पर कूट में ABCD लगाने के लिए दिया गया हो, है ना, बाकी प्रश्न यही रहेगा कि आपको इसका सही आंसर लगाना है। तो करेक्ट आंसर इसका 10 का हमारा ए नंबर करेक्ट है। संरचनावाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद और उत्तर संरचनावादी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न बनता है कि विधा को उसकी रचना के साथ असंगत बताना है। तो इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो यहाँ देख लेना है कि कौन सी विधा किस रचना से बिल्कुल संगत करती है और हमें असंगत का चयन करना है। तो हमारा जो 11 का है वो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। देहांतर उपन्यास विधा की रचना नहीं है। तो बताना है कि देहांतर किस विधा की रचना है ना, बताइएगा देहांतर किस विधा की रचना है। अगला प्रश्न फिर आता है कि निम्नलिखित उपन्यासों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो हमारा जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 12 का ए नंबर करेक्ट है। आखिरी दांव, चार चंद्रलेख, करवट और पीढ़ियां। अब इनके आपको रचनाकार का नाम जरूर याद रखना है, बड़े इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अच्छा, एक बात मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं कि 60 प्रश्नों में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है 60 प्रश्नों में कि जो कि आपकी परीक्षा में न पूछा गया हो। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा किस उपन्यास में वर्णित है। तो यहाँ पर सी नंबर हमारा करेक्ट है। वरुण के बेटे, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना। डी को मत ले लेना, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे फिर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आता है, अब देखो जैसे ये, अब आपको इधर बलशनामा पढ़ना है, ठीक है, आपको बलशनामा फ्रेंड्स पढ़ना है। जो जो ऑप्शन में आए हैं, है ना, जिनका जिक्र ऑप्शन में किया गया है उनका अध्ययन आपको करना ही करना है। तो देखते चलना। अगला प्रश्न फिर आता है कि निम्नलिखित महिला उपन्यासकारों की रचनाओं का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है 13 का, अच्छा हाँ, ओह सॉरी 13 में है, हाँ 13 का तो हमने देख लिया, 14 नंबर का देख रहे हैं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है सी नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सी नंबर करेक्ट है। पहले आता है चितकोबरा, है ना, चितकोबरा मृदुलागढ़ का। फिर शेष यात्रा आता है उषा प्रेमवदा जी 84 में ये लिखा गया था। फिर एक जमीन अपनी भी आता है चित्रा मुदगल। और फिर दिलो दानिश कृष्णा सोबती, है ना। तो ये हमारे करेक्ट आंसर हैं। आप बिल्कुल इनका प्रकाशन वर्ष देखते चलें और ये रचनाएं किसकी हैं ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित कहानियों का हमें असंगत युग्म चयन करना है। बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा और आप चुन सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो सकता है ना। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो 15 का हमारा करेक्ट आंसर बी नंबर है ना, मोहन राकेश मुर्दों का गाँव। बी नंबर हमारा 15 का करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं। असंगत बताना है ना, वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, प्रश्न देखिएगा। नहीं है और है में बड़ा मिस्टेक होता है ना, क्योंकि परीक्षा में हम जल्दबाजी में रहते हैं और प्रश्न नहीं है पूछा गया या फिर असत्य पूछा जाता है और हम सत्य करके आ जाते हैं, है ना। परिणाम और जब रिजल्ट आने पर पता चलता है कि हमने तो ये गलत कर दिया था, प्रश्न बनता हुआ भी गलत हो जाता है परीक्षा में। तो निम्नलिखित में से कौन सा निबंध महावीर द्विवेदी का नहीं है। तो बी नंबर हमारा करेक्ट है, काल चक्र। तो बताना फ्रेंड्स काल चक्र किसका निबंध है, ठीक है, काल चक्र किसका है आप बता देना मुझे। अगला प्रश्न फिर आता है कि ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। यह कथन आचार्य शुक्ल का किसके लिए है ना, आचार्य शुक्ल का किसके लिए है। तो बी नंबर हमारा करेक्ट है, चौधरी प्रेमघन के लिए। आगे फिर आता है, प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित निबंधों का हमें सही अनुक्रम बताना है। अब देखो जिसका जिसका यहाँ पर निबंध है ना, तो बड़े ध्यान से देखिएगा वीडियो को और इनके प्रकाशन वर्ष भी फ्रेंड्स आप रट लें तो ज़्यादा अच्छा है। हमारा बिल्कुल बी नंबर करेक्ट है, ठीक है। ए नंबर हमारा 18 का करेक्ट आंसर है ना। 72 में लिख कागज कोरे, तमाल के झरोखे से 81, मराल आता है 83, 98 में वाणी का क्षीर सागर, है ना। तो देख लीजिएगा जैसे भी कोई प्रोनाउंस किया जाता है इनका प्रकाशन वर्ष तो नोट कर लिया करें। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित समकालीन पत्रिका को उनके संपादकों के साथ आपको असंगत बताना है। तो यहाँ पर देखो जो असंगत है हमारा बिल्कुल बी नंबर करेक्ट है ना, बी नंबर हमारा सही है। नया ज्ञानोदय जो है ज्ञान रंजन का नहीं है, रविंद्र कालिया का है ना, रविंद्र कालिया का है, बाकी सभी सत्य है ना, एक ही असंगत है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, है ना। तो देख लेना इस तरह के प्रश्न भी समकालीन पत्रिका का अर्थ को जरूर आपको याद रखना है। ये देखो एक प्रश्न कूट में आ गया कि वाजपेयी जी, नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का आपको चयन करना है, कौन कौन सी हैं। बाकी ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इतनी बार रिपीट हुए हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं
ये प्रश्न आपके लिए नए नहीं होने चाहिए। ये PYQ पर आधारित प्रश्न है, सभी प्रश्न PYQ पर मेरे स्वयं के टाइप किए हुए प्रश्न है ना। तो यही प्रश्नों का पैटर्न एग्जाम में अक्सर यही पैटर्न बनता है। तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझते चलिए। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर 20 का हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, बताना चाहूंगी ए नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर हमारा करेक्ट है, यानी 20 का ए और सी सही है। नया साहित्य नए प्रश्न, ये वाजपेयी जी की रचना है और रस सिद्धांत भी वाजपेयी जी की ही रचना है। आगे फिर देख लेते हैं। आगे प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधा आत्मकथा नहीं है ना। इस तरह का प्रश्न भी बनता है, या कभी कभी बच्चन जी के आत्मकथा को रख दिया जाता है और पूछता है कि ये कौन से भाग में आता है ना। उनके 4 भाग हैं आत्मकथा के, तो पूछ लिया जाता है कि तीसरे भाग में कौन सी रचना आई है, या चौथे में कौन सी है, या पहले दूसरे में कौन सी है। तो ये भी थोड़ा आप देखते चले जाना है ना। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बताना चाहूंगी 21 का डी नंबर करेक्ट है, अपोलो का रथ। ठीक है, तो अपोलो का रथ आपको बताना है कि किस विधा की रचना है ना। अपोलो का रथ किस विधा की रचना है, यदि आत्मकथा विधा नहीं है तो। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से फिर आपको असंगत युग्म का ही चयन करना है। सृजन के सहयात्री, यात्रा वृतांत, समय के पांव, रेखा चित्र, युद्ध यात्रा, रिपोर्ट तर्ज, दिल्ली मेरा प्रदेश डायरी। तो बता दो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा 22 का ए नंबर करेक्ट है। सृजन के सहयात्री यात्रा साहित्य नहीं है ना। अब ना यात्रा वृतांत ऐसे मतलब सहयात्री लिखा है तो आप यात्रा साहित्य ना समझ रखिएगा। ये संस्मरण विधा की रचना है रविंद्र कालिया की, 1996 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें सही अनुक्रम लगाना है फिर से। तो इन आप विधाओं से परिचित हैं, ये विधा किस रचना की है। करेक्ट आंसर हमारा इसका बी है, बूंदवा बड़ी, हादसे, अन्य से अनन्या, पिजड़े की मैना। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं ये। अगला प्रश्न फिर बनता है कि दोहा कोश का संपादन किसने किया। तो हमारा करेक्ट आंसर 24 का है, बी नंबर करेक्ट है, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने। आगे फिर देख लेते हैं। अगला प्रश्न फिर बनता है कि हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वानों में असंगत युग्म का हमें चयन करना है ना। ये कौन है जो हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं, तो इसमें से हमें असंगत बताना है। हमारा जो करेक्ट आंसर है 25 का बी नंबर हमारा करेक्ट है, स्वयंभू राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, बी नंबर हमारा करेक्ट है, स्वयंभू को राहुल सांकृत्यायन है ना। अब बताओ राहुल सांकृत्यायन स्वयंभू को प्रथम कवि कौन मानते हैं, कौन है जो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं, है ना। तो बताना सही मित्र, सभी लोग बताएंगे। आगे फिर देख लेते हैं। अगला फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं। यह कथन आचार्य शुक्ल का किस भक्तिकालीन कवि के लिए है। तो बता दूं, यहाँ पर हमारा जो 26 का करेक्ट आंसर है, बी नंबर करेक्ट है, तुलसीदास के लिए है ना, तुलसीदास के लिए ये है। आगे फिर देख लेते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भरे सो हरि का हो। यह काव्य पंक्ति किसकी है, बड़ा ही सरल पंक्ति है। अब आपको इसको बताना है, ठीक है। सभी मित्रों को इसका आंसर बताना है, सभी लोगों को बताना है। मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा है ना फ्रेंड्स, सभी को इसका आंसर बताना है 27 का। आगे फिर देख लेते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित सूफी रचनाओं का आपको सही अनुक्रम बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 27 का जो हमारा करेक्ट आंसर है, बी नंबर करेक्ट है, रस रतन, ज्ञान दीप, हंस जवाहिर, चित्रावली। अच्छा, मैं ज्यादा वेट नहीं करती आपको आंसर चूज करने के लिए, है ना। मैं ज्यादा वेट नहीं कर पाती फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आप फास्ट करें, है ना, क्योंकि समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है आपको, है ना। समय कम है, पढ़ना ज्यादा है, तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी प्रश्न हमारा कंप्लीट होता चला जाए, है ना। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है, प्रश्न है हमें असंगत युग्म का यहाँ चयन करना है। ठीक है, 29 नंबर पर चयन करना है। तो हमारा जो करेक्ट है वो सी नंबर करेक्ट है, सखी संप्रदाय निम्बरकाचार्य असंगत है। ठीक है, ये हमारा सी नंबर जो है करेक्ट उत्तर है ना, ये हमारा करेक्ट है। आगे फिर देख लेते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित रचनाओं का हमें असंगत युग्म चयन करना है ना। निम्नलिखित रचनाओं का हमें असंगत युग्म चयन करना है। तो यहाँ पर देख सबकी रचनाएं दी गई हैं, अब आपको देख लेना कौन सा असंगत है। तो बता दो फ्रेंड्स, यहाँ पर डी नंबर हमारा करेक्ट है ना, डी नंबर हमारा 30 का करेक्ट है। ये देखिए, है ना। अब आपको बताना है नंददास की रचना जो है वो किस नाम से थी। ठीक है, नंददास की रचना किस नाम से थी आपको बताना है ना। ये देखो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर डी नंबर ही है,
आगे देख लेते हैं। अगला फिर प्रश्न आता है कि इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया, किंतु हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामण त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन आचार्य शुक्ल का किस रीति काल के प्रकरण से लिया गया है? तो यहाँ पर 31 का जो हमारा करेक्ट आंसर है बता दूं। ये जिक्र इस प्रश्नों का अक्सर पूछा जा रहा है, तो आप ऐसे प्रश्नों को पर अपनी दृष्टि रखिएगा। हमारा प्रकरण 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं, प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न हमारा आता है कि रीतिकालीन रचनाओं का हमें सही अनुक्रम बताना है ना। रीतिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 31 का हमारा यहाँ पर देखो ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है ना। ए नंबर हमारा 31 का करेक्ट आंसर है। वृत्त कौमुदी, अंग दर्पण, रस सारांश, व्यंग्यार्थ कौमुदी, है ना। ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं, ठीक है। इसके प्रकाशन वर्ष जरूर याद रखना फ्रेंड्स। वृत्त कौमुदी 1701 है ना। फिर आता है अंग दर्पण 1737 है। रस सारांश को देख लेना तो 1742 है, और 1825 है व्यंग्यार्थ कौमुदी। तो ये आप थोड़ा सा जब भी आप नोट करें, जहाँ पर नोट्स बनाते हैं वहां पर आप इनके प्रकाशन वर्ष को क्रम से लिख लिया करें। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्यांग निरूपक ग्रंथ नहीं है। देखो इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं, कौन सा छंद निरूपक है, कौन सा अलंकार, कौन सा काव्यांग, कौन सा रस निरूपक ग्रंथ है। रीतिकाल से ऐसे प्रश्न बनते हैं। साथ ही साथ इन रचनाओं का आपको इनके उद्देश्य, इनकी विशेषताएं या इनका काव्यगत विशेषता आपको जरूर याद रखनी है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है 32 का ई नंबर करेक्ट है। कवि कुल कंठा भरण जो है वो काव्यांग निरूपक ग्रंथ नहीं है, बल्कि वो अलंकार निरूपक ग्रंथ है ना। ये अलंकार निरूपक ग्रंथ है। आगे फिर देख लेते हैं, प्रश्न बनता है कि रसभूषण किस रीतिकालीन कवि का ग्रंथ है। 33 का हमारा करेक्ट आंसर डी नंबर है, याकूब का। 1812 में प्रकाशित हुआ, ठीक है, 1812 में प्रकाशित हुआ है। आगे फिर देख लेते हैं, प्रश्न बनता है कि झहर झहर झीनी बूंद है, प्रतिमानो घहर घहर घटा घेरी है गगन में, यह पंक्ति किस कवि की है। तो हमारा करेक्ट आंसर है 34 का बी नंबर, कविदीप। बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं, प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय युग की नहीं है। अच्छा, ये प्रश्न बड़ा मशहूर है। हो सकता है वहां द्विवेदी युग पूछ ले, या छायावाद पूछ ले, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता पूछ ले, लेकिन ये एक प्रश्न बनता है इनकी विशेषताओं को लेकर, है ना। या फिर रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल से पूछ ले इनकी विशेषताओं के संदर्भ में। तो विशेषताएं आप जरूर याद रखें। 35 का जो हमारा करेक्ट आंसर है डी नंबर करेक्ट है, साहित्य की स्वदेशिता पर बल, ये भारतीय युग की विशेषता नहीं है। आगे फिर देख लेते हैं, प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित रचनाओं में असंगत युग का हमें चयन करना है। तो जो 36 का करेक्ट आंसर है सी नंबर करेक्ट है, पथिक रामचरितोपाध्याय, है ना। तो बताना फ्रेंड्स पथिक किसकी रचना है, ठीक है। पथिक रामचरितोपाध्याय की यदि नहीं है तो किसकी रचना है। अब बाकी पाठक जी की, हरिऔध जी की और कविरत्न की रचनाएं आपको याद ही नहीं बल्कि रटी होनी चाहिए। अगला प्रश्न फिर बनता है कि मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का हमें सही अनुक्रम बताना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 37 का जो हमारा करेक्ट आंसर है ए नंबर करेक्ट है, झंकार, द्वापर, जय भारत और विष्णुप्रिया, है ना। ये करेक्ट है। 29, 36, 52, 57, है ना। 19 को काट कर दिया करो, 29, 36, 52, 57 आप याद रखा करो। आगे प्रश्न फिर हमारा बनता है, प्रश्न आता है नेक्स्ट हमारा कि मिथक मानव इतिहास को समझने का प्रवेश द्वार है। तर्क है कि क्योंकि ये इतिहास की भांति तथ्यात्मक होते हैं। तो बता दो फ्रेंड्स, यहाँ पर ए और आर दोनों गलत है, ठीक है। 38 का जो हमारा करेक्ट आंसर है 38 नंबर का डी नंबर करेक्ट है, ए और आर दोनों गलत है ना। बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मिथक मानव इतिहास को समझने का द्वार है, ये बात बिल्कुल मिथ्या गलत है। मिथक से थोड़ी ना हम हम किसी मनुष्य का इतिहास समझ पाएंगे, है ना। ये स्थापना गलत है तो तर्क भी इसका गलत ही है, तर्क और भी मैच नहीं कर रहा है। आगे फिर प्रश्न बनता है कि छायावादी रचनाओं का हमें सही अनुक्रम बताना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो 39 का करेक्ट है, बी नंबर करेक्ट है, प्रेम पथिक, वीणा, सांध्य गीत, गीत गुंज, ठीक। कभी कभी छायावाद की रचनाकारों का एक ही कवि का प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाता है, या फिर कभी कभी चारों जो छायावाद के स्तंभ आधार माने गए हैं अलग अलग करके पूछा जाता है ना।
तो ऐसे देख लेना, थोड़ा सा आप इस तरह भी देख लेना फ्रेंड्स, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। अब इसका क्रम बताना इतना उचित नहीं है, क्योंकि आप सब अवगत हैं छायावादी कवियों से। प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्कृत आचार्यों का सही अनुक्रम बताना है। देखो इकाई 3 का प्रश्न है हमारी साहित्य शास्त्र का। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है 40 का सी नंबर करेक्ट है, वामन कुंतक रुयक हेमचंद्र, है ना। वामन कुंतक रुयक हेमचंद्र 8 10 12 12, है ना। 8 10 12 12, 8वीं शती 10वीं शती 12वीं शती 12वीं शती, है ना। देख लेना। पर पहले कौन आते हैं इसमें थोड़ा सा आप, ये पुस्तकें आपके पास हैं तो उसमें से आपको पता ही चल जाएगा पहले कौन आता है। देखो एक बड़ा सा प्रश्न आपको दिख रहा है, ये देखो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित आचार्यों के कथन के साथ आपको असंगत लगाना है ना। कथन के साथ आपको असंगत लगाना है। अब सोचो ये प्रश्न टाइप करने में मुझे कितनी मेहनत लगी होगी। यदि आप तब भी यदि मन लगाकर आप न पढ़े तो मुझे कितनी निराशा होती है। यदि आपका रिजल्ट बेहतर न आया तो और भी निराशा होगी। तो उम्मीद करो, देखो अभी से जो मेहनत करेगा वही जीतेगा फ्रेंड्स। किसी के कहने न कहने की बात मत सुनो, अपने मन की आवाज सुनो। आप खुद को पॉजिटिव रखो और आप यही कहो कि आई विल डू इट, मैं कर सकती हूँ और मैं करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा 41 का करेक्ट आंसर है, बता दो, वीडियो पॉज करके थोड़ा सा देखते रहना और सबको पढ़ना, फिर अपना आंसर आप जरूर चूज करना कि आपका क्या होना चाहिए था। ये देखो, है ना, थोड़ा सा इसको वीडियो को पॉज करके देख लेना। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हमारा जो करेक्ट आंसर है 41 का, बता दूं सी नंबर करेक्ट है। ये हमारा सी नंबर जो है वो करेक्ट है। काव्य शोभा कनान धर्मान अलंकार प्रकृति बताना है, भरत मुनि का नहीं तो फिर किसका है ये, है ना। ये वाला हमारा असंगत है। आगे फिर प्रश्न आता है संस्कृत ग्रंथों का, हमें फिर यहाँ पर सही अनुक्रम लगाना है 42 नंबर पे। तो इसका जो हमारा करेक्ट है फ्रेंड्स, ये भी इसका 42 का सी नंबर हमारा करेक्ट है ना। वक्रोक्त जीवितम, काव्य प्रकाश, अलंकार बच्चस, अलंकार कौस्तुभ, ये हमारा करेक्ट उत्तर है ना। आगे फिर देख लेते हैं। अगला फिर हमारा प्रश्न बनता है, अब इनके क्रम को भी आपको याद रखना, ठीक है। इनके आपको क्रम को भी याद रखना कि कौन सी रचना किसकी है। फिर हमारा प्रश्न आता है कि पाश्चात्य शास्त्रीय चिंतकों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पर हमारा 43 का जो करेक्ट आंसर है वो बी नंबर करेक्ट है, ठीक है। बी नंबर हमारा करेक्ट है। पहले मैथ्यू अर्नाल्ड आते हैं, टी.एस. इलियट आते हैं, आई रिचर्ड आते हैं, फिर जयपाल छात्र आते हैं, है ना। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको आप देख लेना फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी रचनाकारों के साथ हमें असंगत बताना है। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा। प्रिय प्रति वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है साकेत नमम सर्ग से, जब बाधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से आंसू से, जीवन मुँह चाकी को निको भ्रमर गीत सार से, या फिर सभी युग संगत है। तो यहाँ पर बता दो जो करेक्ट आंसर है हमारा ए नंबर करेक्ट है, ठीक है। ये साकेत नवम सर्ग से नहीं बल्कि प्रिय प्रवास से लिया गया है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। आगे फिर देख लेते हैं। प्रश्न बनता है कि अकाल और उसके बाद कविता किसमें संकलित है। तो इसका जो हमारा 45 का करेक्ट है, बी नंबर करेक्ट है, सतरंगे पंखों वाली में। अगला प्रश्न फिर आता है गांधीवाद के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य जो है वो सही नहीं है। तो 46 का जो करेक्ट आंसर है बी नंबर हमारा करेक्ट है, इसमें विचार स्वातंत्र का अभाव है, ये हमारा इनकरेक्ट है, यानी सही नहीं है। आगे फिर देख लेते हैं। प्रश्न बनता है निम्नलिखित संवाद पंक्तियों को उनके नाटकों के साथ असंगत ये बताना है। इस तरह का प्रश्न भी एग्जाम में बनता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर बताना चाहूंगी फ्रेंड्स 47 का। उम्मीद करती हूँ सबने अपना आंसर चूज कर लिया है। हमारा ए नंबर करेक्ट है, ठीक है। ए नंबर करेक्ट है। युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो, है ना। ध्रुव स्वामिनी बताना था ये कथन किसके हैं। ये संवाद, देखो यहाँ पे प्रश्न ही लिखा गया है, संवाद पंक्तियों को उनके नाटकों के साथ असंगत बताना है। तो ये जो है वो असंगत है, ठीक है, ये असंगत है। आगे देख लेते हैं। अभी और जो और भी हैं उन पर भी दृष्टि रखा करें। वीडियो को पॉज करके मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि 60 मिनट के प्रश्न 60 मिनट का हो जाए, है ना। 60 प्रश्न 60 मिनट का हो जाए। तो अगला प्रश्न है 48 का कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी 3 भागों में विभक्त है। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ प्रश्न है। ए नंबर करेक्ट है हमारा आवारा मसीहा। 3 भागों में शरतचंद्र पर आधारित है। दिशा हारा, दिशा की खोज, दिशांत, ठीक है
है ना, विष्णु प्रभाकर ने शरतचंद्र की जीवनी पर लिखा है। तो ये हमारा करेक्ट उत्तर है। आगे फिर देख लेते हैं। अगला प्रश्न फिर बनता है कि निम्नलिखित विधाओं में से असंगत युग्म का हमें चयन करना है। 49 का जो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर, तो सबको इसका बड़ा सरल प्रश्न है, ठीक है, सबको इसका उत्तर बताना है कि माटी की मूर्ति जीवनी, आप खुदारी, आत्मकथा, ठकुरी बाबा रेखा चित्र या फिर जामुन का पेड़ व्यंग निबंध। तो इसका उत्तर सबको देना है, ठीक है, क्या होना चाहिए था। अगला प्रश्न फिर बनता है कि यह हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना के साथ कह दिया। धर्मवीर भारती का यह कथन किस लेखक के संबंध में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी नंबर हमारा करेक्ट है, बच्चन जी के संबंध में। अगला प्रश्न फिर बनता है कि आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम के साहित्य चिंतन का गहरा प्रभाव है और हिंदी के प्रमुख समीक्षक पाश्चात्य साहित्य चिंतन से प्रभावित नहीं है। तो इसका 51 का हमारा करेक्ट आंसर है जो ए नंबर करेक्ट है। ए सही है लेकिन आर हमारा जो है वो गलत है ना। हिंदी के जो प्रमुख समीक्षक है पाश्चात्य चिंतन से प्रभावित हैं, है ना, यहाँ पर नहीं है इसलिए गलत हो गया, जबकि हैं। अगला प्रश्न फिर आता है निम्नलिखित रचनाओं का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो जो 52 का हमारा करेक्ट आंसर है ए नंबर करेक्ट है ना, ए नंबर करेक्ट है। पहले प्रलय सृजन आता है, फिर भस्मांकुर आता है, फिर वाणी की व्यथा आता है, फिर जो शिलाएं तोड़ते हैं, है ना, 50, 71, 81, 85, है ना, ये हमारा इसका सही अनुक्रम है। आगे फिर देख लेते हैं निम्नलिखित कवियों में से असंगत युग्म का हमें फिर चयन करना है कि कौन सी रचना जो है वो किस कवि की नहीं है। तो 53 का जो करेक्ट आंसर है ए नंबर करेक्ट है ना, संशय की एक रात शमशेर की नहीं है, नरेश मेहता की है ना, ए नंबर हमारा करेक्ट है। अब देखो जो यहाँ पर आए हुए हैं ऑप्शन में फ्रेंड्स, उनको जरूर देख लेना आप। प्रश्न आता है कि कल्पना केवल काव्य सृजन के लिए नहीं बल्कि उत्कृष्ट आलोचना के लिए भी अनिवार्य है, यह कथन किस पाश्चात्य विचारक का है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है 54 का, बी नंबर कॉलरिज का। और देखो इस तरह का प्रश्न भी बनता है, ठीक है, इस तरह का प्रश्न बनता है। तो थोड़ा सा इकाई 3 को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आता है माच और ख्याल कहाँ का लोक नाट्य है ना, माच और ख्याल जो है वो कहाँ का लोक नाट्य है। तो कई बार इन प्रश्नों का जिक्र मैंने किया है। 55 का जो करेक्ट आंसर है हमारा ई नंबर करेक्ट है, राजस्थान। अब आपको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात में कौन से लोक नाट्य नृत्य किए जाते हैं, इस पर अपनी दृष्टि रखनी है। अगला प्रश्न फिर हमारे सामने आता है कि निम्नलिखित हिंदी नवजागरण सुधार आंदोलन में सहयोग देने वाली संस्थाओं में असंगत युग्म का हमें चयन करना है। देखो इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में बने हुए हैं, है ना, वहां पर उनके संस्थापकों का जिक्र किया जाता है कि कौन है जो किस संस्था से जुड़े थे। तो यहाँ पर हमारा जो 56 का करेक्ट आंसर है सी नंबर करेक्ट है ना, सी हमारा करेक्ट है। आर्य समाज 1880 नहीं, आर्य समाज 1875 में स्थापित हुआ था, है ना। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि निम्नलिखित कथन किस कहानी के उद्देश्य को व्यक्त करते हैं, है ना, प्रेम का आदर्श स्वरूप, 3 रत्नों की बात, देश प्रेम की भावना। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है एक नंबर करेक्ट है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, है ना, 57 का ए हमारा करेक्ट है। और बता दो फ्रेंड्स कि इस तरह आपको कहानियों के उद्देश्य याद रखने हैं, ठीक है, कहानी की विशेषताएं, उनके पात्र, उनका उद्देश्य, कितने भागों में कहानी व्यक्त है और उनका प्रकाशन वर्ष है, और जिसकी कहानी है उस कवि का या उस रचनाकार का जन्म क्रम आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित रचनाओं का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो 58 का करेक्ट आंसर हमारा सी है, बिल्कुल सी है ना, बादल को घिरते देखा, दीप अकेला, उर्वशी अंधेरे में, है ना, 52, 53, 61, 64, है ना, 52, 53, 61, 64 हमारा करेक्ट उत्तर है। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से नवगीत विधा के कवि नहीं है, कौन नहीं है। तो 59 का जो करेक्ट आंसर है हमारा डी नंबर करेक्ट है, जयप्रकाश करदम जो है वो नवगीत विधा के नहीं बल्कि दलित कवियों की श्रेणी में आते हैं। अब देखो ये लास्ट प्रश्न है, हमने कहा 60 प्रश्नों में 100 कदम हमें देखना है, तो बिल्कुल सही था। सही बात इसलिए थी क्योंकि उसके चारों ऑप्शनों को आपको सॉल्व करते चले जाना है ना, चारों ऑप्शन जो हैं उनको लिख लेना है और उनको ढूंढ ढूंढ के पढ़ लेना है, उनसे रिलेटेड जो भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आप सबको बताना है कि विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, ये किसकी धारणा है, आचार्य शुक्ल की, नामवर सिंह की, प्रसाद जी की, या फिर महाविषा द्विवेदी की, है ना, तो सभी को बताना है।
तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य करें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।